हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सिलेबस की शुरुआत है तो सब चीजें बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। आगे चल के सिलेबस में ये सब चीजें बहुत डिटेल में आएंगी आपके लिए। सो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ये पिछली वीडियो में यानी पिछले क्वेश्चन में बताया था। दो चीजें हैं, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो एग्रीमेंट होगा, और एनफोर्सिबल बाय लॉ कब होगा? जब लॉफुल कंसिडरेशन होगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, पार्टीज कंपीटेंट होंगी, और अगर कोई टेक्निकल पॉइंट है जैसे रजिस्ट्री होनी है, स्टैम्प ड्यूटी पे होनी है, वो सब चीजें अगर होंगी तो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। कमर्शियल नेचर का हो, पर्सनल या सोशल नेचर का ना हो। तो ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स। नाउ अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, सो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड बाय फ्री कंसेंट, कंपीटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको अभी सारे पॉइंट्स अभी बताए, वही फिर से आ गया। अब आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑब्लिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कि कब हम किन क्राइटेरिया पर, किन बेसिस पर अपने एग्रीमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। अभी तो बताया ये सारी बातें होंगी, प्रॉपर एग्रीमेंट हो, फ्री कंसेंट हो, ये नहीं कि उसको धोखा देकर आपने एग्रीमेंट में जोड़ लिया, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। अब ये नहीं है कि आप स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई इलीगल वेपन खरीद रहे हो, या प्रोस्टिट्यूशन है, या कुछ भी मर्डर करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट होगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो लीगल नहीं है। सो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये सब चीजें होंगी तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइड क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट वॉइड शुरू से भी हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो कोई इलीगल एग्रीमेंट बना ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कोई उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हम यूज कर लेगा तो वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि शुरू से ही वो वॉइड है। बट अगर हम एज ए लॉ स्टूडेंट टेक्निकल बात करें तो हम बात कर रहे हैं वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट की। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो था मतलब इसका मतलब शुरू में वो वैलिड था, लेकिन अब वॉइड हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आप किसी पार्टी के साथ डील कर रहे हो, लेकिन अब उस कंट्री के साथ जिसका वो बंदा था, हमारी वॉर शुरू हो गई इंडिया की, तो वो बन गया एलियन एनिमी। तो वो जो पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था अब वॉइड हो गया, क्योंकि अब वो बंद हो गया। या कोई सिंपल सी चीज आप इंपोर्ट कर रहे थे, बाद में गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, सो नाउ अब वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो गया, है ना। या कोई चीज है जो अब इम्पॉसिबल हो गई, इम्पॉसिबिलिटी भी तो होती है। जैसे माना आपने किसी सिंगर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो आपके प्रोग्राम में परफॉर्म करेगा, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि अब वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गई। तो कहने का मतलब है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, अब नहीं हो सकता, वो कानून चेंज हो गया या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, तो देन इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल होता है जब सामने वाले की कंसेंट आपने धमकाकर, झूठ बोलकर या इन्फ्लुएंस करके लियो। ये पूरा डिटेल टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसा तो होता ही है। माना कोई आदमी अपना मकान नहीं बेच रहा, आपने जबरदस्ती उसको एग्री करवा लिया गन पॉइंट पे, कोर्जन, धमकी दी आपने कि मार डालूंगा अगर तूने अपना मकान मुझे नहीं बेचा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे कोई बड़ा नेता है या बड़ा ऑफिसर है या कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और उनसे कनेक्टेड जो लोग होते हैं तो उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड, इस तरह की सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। सामने वाली पार्टी जब ये महसूस करे कि हाँ उसके साथ एक तरह से, ये सारे को ब्रॉडली धोखा बोल सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स अलग अलग है, एक लॉ स्टूडेंट को टेक्निकली सब चीजें अलग अलग समझनी होगी, वो एक अलग बात है। बट अगर हम उस चीज को एक मिनट के लिए इग्नोर भी कर दें तो अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि जहां ओवरऑल आपके साथ धोखा हो गया तो एग्रीमेंट आप कैंसिल कर सकते हैं, फिर वो वॉइडेबल है। तो यहाँ पर एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी है,
यानी कैंसिलेबल भी एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी है और एनफोर्सिबल भी है। जैसे मान लेते हैं कि एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को इन्फ्लुएंस किया और उसने 5 लाख की गाड़ी 3 लाख में उससे खरीद ली। अब दोनों ऑप्शन है उसके पास, चाहे तो वो 3 लाख वाला एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है, वॉइडेबल है। वॉइडेबल माने ऑप्शन है, चाहो तो कैंसिल कर दो चाहे चालू रखो। वॉइड तो वॉइड ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है। वैलिड तो वैलिड ही है, वो एनफोर्सिबल है। बट वॉइडेबल बीच का है। वॉइडेबल का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जिस पार्टी को आपने इन्फ्लुएंस किया, धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, अगर वो चाहे तो उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो बंद कर सकता है। ठीक। अब यहाँ की एग्जाम्पल है, विडो फोर्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। बहुत पुराने जमाने में होगा, आज की तारीख में तो कहाँ ये फोर्स अलाउड है। सो वेदर कंसेंट वाज फ्री, द कंसेंट वाज नॉट फ्री, सो इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एस्टैब्लिश द कोर्जन प्रिंसिपल। सो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ठीक ठीक है। कहने का मतलब है जहां पर भी मजबूरी में गलती से आपने कोई एग्रीमेंट किया है और आपको वो चीज पता चल जाती है बिफोर परफॉर्मेंस, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलीगल एग्रीमेंट तो वही है ना, माना कोई स्मगलिंग के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या कुछ भी जो अलाउड नहीं है कानून में, कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून में अलाउड नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर मान लेते हैं कार रेसिंग है, देखने में सिंपल लगती है ना, लेकिन माना देश का कानून या शहर का कानून आपको कार रेसिंग कंडक्ट करना अलाउ नहीं करता, या लॉटरी अलाउ नहीं करता। सिंपल होता है, लॉटरी देखने में ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं लगती, बट लॉटरी अगर एक चीज अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल बैन है कंट्री में या किसी भी एक राज्य में, तो वहां पर अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो दिस इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी होती है कुछ चीजें। अब अगर आप प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बच्चों की सेल परचेज के बारे में कोई एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, है ना, लोगों को बैगिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग फॉरबिडन, दिस इज नॉट इन बाय अ पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरह के काम आप नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि वॉइड जरूर नहीं इलीगल हो, बिकॉज वॉइड तो किसी भी वजह से जो है वॉइड हो सकता है। मैंने कहा ना, जैसे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होती है। एग्जाम के अंदर क्या होता है, ट्रिकी बनाने के लिए ना जानबूझ के वो आपको इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में दे देते हैं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट नॉट ऑल वॉइड आर इलीगल। ऑब्वियसली वॉइड तो किसी भी रीजन से हो सकता है, हाँ इलीगल तो वॉइड ही है, बिकॉज इलीगल एग्रीमेंट एनफोर्सिबल है ही नहीं, तो वो वॉइड ही है। लेकिन वॉइड तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से भी हो सकता है, या कंसिडरेशन उसमें हाईली इनसफिशिएंट हो इसलिए भी हो सकता है। मान लेते हैं आदमी ने अपनी गाड़ी जो है वो 2 रुपए में बेच दी, अब ये भी वॉइड ही है, बिकॉज ये कोई है ही नहीं, इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड। 2 रुपए में बेच दी गाड़ी का क्या होता है, तो फिर उल्लू बनाने की स्कीम है, तो ये नहीं चलेगा। तो वो भी फिर एक तरह से अपने आप में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें इलीगल जैसा कुछ नहीं है। बट इलीगल जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे स्मगलिंग से रिलेटेड जो चीजें बैन है उनमें डील करना, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब जो है ये इलीगल एग्रीमेंट्स में आएगा। एग्जांपल भी दिया है, एग्रीमेंट फॉर स्मगलिंग। अनएनफोर्सेबल क्या होता है, टेक्निकल डिफेक्ट होता है समटाइम। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। अब मान लेते हैं जैसे कि आधार नंबर देना जरूरी है, वो रह गया, तो वो देखा जाए तो फिर एनफोर्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपको पता है, जब ये एग्रीमेंट्स कोर्ट में रजिस्टर होते हैं तो कुछ स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। मतलब वो स्टैंप ड्यूटी रॉन्ग है, आपने गलती से कम दे दी, बहुत कम दे दी स्पेशली, और कम में भी वो है तो फिर वो टेक्निकल फॉल्ट ना, या रजिस्ट्री नहीं कराई आपने। कोई एग्रीमेंट माना रजिस्टर्ड करना कंपल्सरी है, ठीक है, और आपने उसकी रजिस्ट्री कराई नहीं। अब जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ अगर आप कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो तभी वैलिड है जब आपने उसकी प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दी हो और रजिस्ट्री कराई हो। आज 2026 में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज की तारीख में ये कानून है कि अगर मेल के फेवर में कोई रजिस्ट्री हो रही है तो 7% उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो दोनों चीजें जरूरी है, रजिस्ट्री होना भी जरूरी है और वो स्टैंप ड्यूटी पे करना भी जरूरी है। अगर नहीं हुआ, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, तो भी वो अनएनफोर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर अब प्रॉपरली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की, तो एक्सप्रेस आमतौर पर एग्रीमेंट्स रिटर्न ही होते हैं जब प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड है सारी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टीज की, तो एक्सप्रेस। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बात नहीं हुई, राइटिंग में भी कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है। अब जैसे एग्जांपल दिया, एक आदमी ने बस बोर्ड किया, तो वो बस में चढ़ के ये नहीं बोल सकता कि मैंने कब कहा कि मैं पैसे दूंगा, ना तुमने मांगे ना मैंने बोला। तो इतना शाणा बनने का कोई सिस्टम नहीं होता। कुछ चीजें इम्प्लाइड है कि अब एक बस चल रही है, आप उसमें चढ़ गए, या सिनेमा हॉल में अंदर जाके बैठ गए, बल्कि सिनेमा हॉल में तो खैर टिकट लेके एंट्री होती है। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, बैठते हो,
बैठते हो, सामने से एक आता है वेटर, वो आपसे मेन्यू देता है, आपने मेन्यू में आइटम्स ऑर्डर की और खा ली। बाद में हो सकता है कि आपको लगे कि मैं तो बहुत शाना हूं, आप बोलो कि भाई मैंने तो आपको कभी कहा ही नहीं कि मैं पैसे दूंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, रेस्टोरेंट में आए हो खाना खाओगे तो कुछ चीजें तो इम्प्लाइड भी होती हैं, हर चीज थोड़ी होता है। रेलवे स्टेशन पे उतर के एक आदमी खड़ा था, आपने उसको बोला, वो कुली की ड्रेस में था, आपने उसको बोला कि ये सामान मेरा जो है बाहर ले जाके वो रेलवे स्टेशन से बाहर टैक्सी स्टैंड तक ले चलो, वो ले गया, वहां जाके उसने 100 रुपया मांगा, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने तो तेरे से पैसे की बात ही नहीं की, मैंने तो तेरे को बोला रख दे, तूने कहा मैं रख देता हूँ, रख दिया। अरे रख दिया तो फिर जो रेट है 1000 रुपये तो नहीं मांगेगा उसके, लेकिन जो रेट वहां पर अगर कुछ फिक्स है पर बैग पर केजी, कुछ सिस्टम तो होगा। पहली बात तो बेटर रहता है बात करके ही करो, नहीं भी क्या तो ये फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आता है, विच इज फॉर्म्ड बाय कंडक्ट, विच इज फॉर्म्ड बाय कंडक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या होता है, एक रूल होता है, नो मैन शैल ग्रो रिच, नो मैन शैल ग्रो रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के उस पर आप अमीर नहीं बनोगे। मतलब ये कि जैसे अगर आपको कोई चीज पड़ी भी पा गई तो वो आपकी नहीं हो जाएगी, रादर आपकी ड्यूटी क्रिएट हो जाएगी कि एक रीजनेबल एफर्ट करके उसको ढूंढ के दूसरे बंदे को वापस करो। आप बोलो सर बड़ा अजीब कानून है, इससे अच्छा तो फिर कोई चीज पड़ी हुई मैं उठाऊं ही नहीं, मत उठाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन तब भी एक ड्यूटी होती है कि उस चीज को आप पुलिस स्टेशन में दो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, तो ड्यूटी तो बेटा फिर भी खड़ी रहेगी। आफ्टर ऑल आप एक ऑनरेबल सिटीजन हो कंट्री के, तो कुछ तो जिम्मेदारियां होती हैं। अब मान लेते हैं कि आपका घर का नंबर 126 है और 116 का पैकेट गलती से आपको मिल गया और वो प्रीपेड था। अब आपने वो पिज्जा था या कुछ भी था, माना खाने पीने की चीज से आपने मस्त खा ली, तो आपके पास ये कोई लॉजिक नहीं है जी भाई वो तो गलती से दे गया, मेरी गलती थोड़ी है। उसने डोर बेल किया और कहा जी आपके लिए पिज्जा है, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरे को पता था मेरा नहीं है। वो जो डिलीवरी बॉय था हो सकता है वो अनपढ़ हो, वो 116 और 126 में फर्क नहीं कर पाया, या कई बार फ्लैट नंबर सेम होता है, फ्लोर अलग अलग होते हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो ऐसे नहीं कि आप खा गए बस उसको हो गया। या मान लेते हैं कि किसी ने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो आप सोचो अब तो आ गए मेरे हो गए, मैं खर्च देता हूं, मैं कहूंगा मैंने थोड़ी मांगे थे, आपने डाल दिया। अब ये थोड़े ट्रिकी होता है, बट ये भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि इसमें आपकी ऑब्लिगेशन होती है उस चीज को वापस करने की, ऐसा नहीं है कि आप बस मस्त एंजॉय करो लाइफ में। सो देयर इज नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। मैंने एग्जांपल भी लिखा, रॉन्ग डिलीवरी, एक्सेस पेमेंट। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बात करें तो एग्जीक्यूटेड जो हो गया, एग्जीक्यूटरी जो भी होना है, पार्सली एग्जीक्यूटेड तो थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं। तो आप लॉ कर रहे हो इतना, तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पल आप खुद बना लोगे। अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं होती, उसमें बस एग्जाम्पल क्रिएट करना होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल बना दो, रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, नाम लेते रहो, जगह का नाम लो, कोई भी आइटम का नाम लो, बना दो। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन बात करें तो एक होता है यूनिलैटरल, जिसमें आपने कोई अनाउंसमेंट मार दी, सामने वाले ने किसी ने एक्सेप्ट की नहीं की पता नहीं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो जरूरी नहीं एग्रीमेंट के लिए, लेकिन मान लेते आपने एक ऑफर मार दी जो कि जनरल पब्लिक ने सुन लिया, आपको पता नहीं किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं। ये रिवॉर्ड वाली सिचुएशंस में ज्यादा होता है, आपने रिवॉर्ड कर दिया जी मेरा पेट एनिमल गुम गया है, या पुलिस ने अवार्ड डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्विक्ट जो है जेल तोड़ के भाग गया है, जो भी बताया उसको 10,000 का इनाम, तो जो ले आया इन्फॉर्मेशन या पकड़ के उसको, तो फिर एक तरह से वो ऑफर तब एक्सेप्ट हुआ इन दैट वे, तो वो हो तो गया ना। लेकिन फिलहाल ये वन साइडेड है, यूनिलैटरल। अदरवाइज तो मोस्टली एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं बायलैटरल, जिसमें दोनों पार्टी, एक पार्टी बोलेगी मैं ये सामान दूंगा, दूसरी पार्टी बोलेगी मैं इतने पैसे दूंगा, ऐसे ही होता है। और क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये सब जैसा मैंने कहा बाद में आएंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट होता है कि कोई इवेंट होगी तो मैं ये करूंगा, जैसे मैंने कह दिया अगर बारिश होगी तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, एग्रीमेंट कर लिया, अब बारिश नहीं हुई तो मैंने दी नहीं, तो ये अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी वैलिड होते हैं। देन स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कोई भी एग्रीमेंट जिसमें पहले से प्री ड्राफ्टेड हैं, या ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं आजकल, आपने देखा हो कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें भी एक एग्रीमेंट आ जाता है जिसमें लास्ट में आता है कि हाँ मैं टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो वो भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है, तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो ये नंबर दिए, इन पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। यूट्यूब पर भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, उस पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। Thank you.